myself Rubina Chaudhary, and today we are back with another lectures of solution. Student, we have started colligative property, and in colligative property we have discussed what is lowering of a vapor pressure, which is a first colligative property. In our last lecture we have completed the part of a lowering of a vapor pressure. Now students, we are going to talk about another colligative property, and that is known as a boiling point elevation. Student, today we are going to talk about second colligative property, and it is known as a boiling point elevation. So our topic for today is going to be a boiling point elevation. Now let us see beta, what does a boiling point elevation means. Whenever we use a word elevate, that means to rise. अगर कभी भी जो एलिवेट होता है, लाइक जैसे कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज अ एलिवेटर. तो एलिवेट का जो मतलब होता है ना, तो उसका मतलब होता है टू राइज. तो हमने जो बात करनी है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. अब जब तुम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की बात करोगे तो वी हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है. एक ऐसा टेम्परेचर जब तुम्हारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर, फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक बीकर है, ओके बेटा, और इस बीकर के अंदर मैंने कोई भी लिक्विड डाल दिया है, ओके. अब मेरे इस बीकर के अंदर एक प्रेशर है और मेरा ये जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे एक प्रेशर है. बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अब मेरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है बेटा, ज़्यादा है. तो मैं क्या करूँगी, अपने इस बीकर को हीट करूँगी बाहर से. मैं अपने बीकर का टेम्परेचर बढ़ाऊँगी, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ ऑटोमेटिकली मेरा प्रेशर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और तुम्हारा इस लिक्विड का वेपर प्रेशर या प्रेशर इक्वल हो जाएगा, दोनों एक जैसा हो जाएगा. अब अगर इसके बाद तुम हीट भी करते हो अपने इस कंटेनर को, तो वो जो तुम्हारा कंटेनर है बेटा, उसका प्रेशर नहीं बढ़ेगा. क्योंकि हमने देखा है अगर मैं कोई हॉट बॉडी को लाके रख दूँ तो वो कितना ठंडा होता है, वो सिर्फ इतना ठंडा होता है जब तक उसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता है. बिल्कुल उसी तरह से प्रेशर सिर्फ तब तक राइज हो सकता है जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो बराबर नहीं हो जाता है. तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे. बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड as a temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure. बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा प्रेशर है जहाँ पे तुम्हारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. अब बेटा जब ये दोनों इक्वल है ना, मतलब दे आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब कोई चीज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है तो देन स्टूडेंट्स वी विल सी कि अब इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे. अब अगर मेरा ये जो सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट अगर मेरा वाटर था स्टूडेंट्स, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर का, मतलब जैसे ही तुम्हारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर और तुम्हारे इस लिक्विड का प्रेशर बराबर हुआ, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे. अब इसके बाद अगर तुम चाहते हो कि मैं वाटर को और देर तक हीट करूँ, मतलब अगर 100 डिग्री पहुंचने के लिए 10 मिनट का टाइम लगा तो मैं 20 मिनट तक उसको हीट करूं ताकि उसका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है बेटा. और
इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इस टेम्परेचर के बाद दोनों का प्रेशर बराबर हो गया है। अब जब दोनों का प्रेशर बराबर हो गया है तो इवन दो इफ़ यू आर हीटिंग इट देन ऑल्सो देयर इज़ नो चेंजेस आर गोइंग टू हैपन एंड दिस इज़ नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। तो तुमको क्या बोला है बच्चा, तुमको बोला है जो कॉलीगेटिव की दूसरी प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज टेलिंग यू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करना है। तो हाउ कैन वी एलिवेट द बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले 2 बीकर्स, हम 2 बीकर्स ले रहे हैं। ये मेरे पास बीकर 1 है और ये मेरा बीकर नंबर 2 है। बीकर 1 के अंदर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे प्लेस किया है प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे मेरे पास है प्योर सॉल्वेंट। अब बेटा इस प्योर सॉल्वेंट में वी विल सी ये उसके लिक्विड है या मैंने ऐसे कुछ ले लिया। यहाँ पे मैं कुछ प्रेशर्स बना रही हूँ बाहर का प्रेशर दिखाने के लिए। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ही क्या कर रही हूँ, सर्कल्स बना रही हूँ ताकि आपको समझे कि ये कुछ बाहर का प्रेशर है। ये प्रेशर आपके बाहर के साइड था। अब दूसरी तरफ मेरा ये प्योर सॉल्वेंट है। मैंने क्या किया, अपने प्योर सॉल्वेंट को हीट करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड हीटिंग माई प्योर सॉल्वेंट और जैसे ही मैं अपने प्योर सॉल्वेंट को हीट करती हूँ बेटा, इस लिक्विड से लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस और यहाँ से गैस से क्या बनने लग रहा है बच्चा, वेपर्स बन रहे। अब गैस से धीरे धीरे वेपर्स बनने लगे। ओके, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जब बाहर का प्रेशर जो तुम्हारा आउटसाइड प्रेशर है और जो तुम्हारा इंटरनल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। जब तुम्हारे बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था, जैसे कि वाटर में वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 3873 केल्विन, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे ही तुम्हारे बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो गया, अब तुम कितना भी टेम्परेचर को इंक्रीज करो कोई चेंज नहीं आएगा, इसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अगर तुमको बोला जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को बढ़ा दो, मतलब जो पहले बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग दैट थिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, आप वाटर को बॉईल करवाओ 102 डिग्री सेल्सियस पे या 105 डिग्री सेल्सियस पे। तो नाउ व्हाट विल हैपन, या ये कैसे होगा, मैं वाटर को 102 डिग्री पे कैसे बॉईल कराऊँ इंस्टेड ऑफ एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम लेंगे अपना प्योर सॉल्वेंट। ओके, और सॉल्वेंट के अंदर मैं ऐड कर दूंगी सॉल्यूट, और वो भी कैसा सॉल्यूट, मैंने ये सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया है स्टूडेंट्स सॉल्यूट। और मेरा जो ये सॉल्यूट है इसे मैं बोलूँगी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स आगे जाके मैं क्या कर रही हूँ, फिर से अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद मैं ये एक मार्जिन बना रही हूँ जिससे मैं अपने बाहर का प्रेशर दिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे था सेम वैसे ही ये मेरा बाहर का प्रेशर है बच्चा, ठीक है। तो अब जब तुम हीट करोगे, देखो सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर से थोड़ी बहुत लिंक होती हैं। ये जो तुम बॉइलिंग पॉइंट भी देखोगे, इट इज़ समहाउ रिलेटेड विथ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब तुमको लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर करना था तो तुमने क्या किया था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। यहाँ पे भी मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब ये सरफेस है, ओके बच्चा, ये सरफेस के सॉल्वेंट है, ये मेरा एक सॉल्यूशन था और उसमें मैंने लिया था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है बच्चा। तो जिस सॉल्वेंट का मैं प्रेशर ले रही हूँ P, इसका प्रेशर मैं P ले रही हूँ और इसके अंदर जो प्रेशर है मैं उसको P01 लेती हूँ। बेटा P के ऊपर या कभी भी नॉट आ गया ना, तो वो नॉट आपको स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बताता है, इट टेल्स यू अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ये तुम्हारे पास आ गया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट।
अब क्या होगा, जब तुम हीट करोगे तो सेम वही प्रोसेस करना है, अंदर के प्रेशर को और बाहर के प्रेशर को इक्वल करना है। हमें अपने इंटरनल प्रेशर को और एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल करना है। तो मैं इसको हीट करने लगी, लेकिन अभी क्या हुआ, कुछ तो तुम्हारे वॉलेटाइल सॉल्यूट्स थे, ये सारे के सारे जो हमने ब्लू में मार्क किया है, ये सब के सब वॉलेटाइल है, मतलब इनसे इवोपरेशन हो रही है। लेकिन ऊपर के सरफेस पे अब थोड़े बहुत नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, राइट। जहाँ पे भी तुम्हारे नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल्स हैं वहाँ से यहाँ से इवोपरेशन हो रही है, यहाँ से हो रहा है, जहाँ जहाँ पे भी ब्लू है वहाँ सब जगह से इवोपरेशन हो रहा है। लेकिन जहाँ पे तुम्हारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आ गया वो वाटर को वो गैस को एस्केप होने नहीं दे रहा है। तो पहले अगर ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए 100 डिग्री पे इतना हीट हो गया था, तो अब सेम तुम्हें इतना प्रेशर डेवलप करने के लिए इसको और ज़्यादा टाइम के लिए हीट करना पड़ेगा। और इसी की वजह से सब इंस्टेड ऑफ हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर लग सकता है। तो अगर मैंने किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, तो क्योंकि अब वेपर्स कम बन रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, तो मुझे अगर समझो 100 वेपर्स बनाने हैं, और पहले वो मेरे 100 वेपर्स 100 डिग्री सेल्सियस पे बन जाते थे, अब मुझे 100 वेपर्स ही बनाना है। लेकिन क्योंकि मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बना दिया, ऐड कर दिया, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से अब वेपर्स ऊपर नहीं जा पा रहे पहले के कंपैरिजन में। तो अब होगा ये कि मुझे वही 100 वेपर्स को बनाने के लिए इसे हीट करना पड़े और भी ज़्यादा टाइम के लिए, दैट मीन्स 105 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो जब तुमने इसको नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो पहले के कंपैरिजन में अब तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप वाटर को नॉर्मली बॉईल करोगे तो वो बॉईल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, प्योर सॉल्वेंट। लेकिन यहीं पे अगर आपने शुगर के अंदर उस वाटर के अंदर अगर आपने शुगर ऐड कर दिया जो तुम्हारा एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, तो अब जो 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा था तुम्हारा वाटर, क्योंकि अब ऊपर वाले लेयर पे शुगर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो जमा होंगे और उसकी वजह से अब इसको बेटा बॉईल होने के लिए 100 से भी ज़्यादा, मतलब 102 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लग रहा है। तो क्योंकि तुमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया। तो बेटा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए हम क्या बोलते हैं, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल, जब भी तुम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूट इज added in a प्योर सॉल्वेंट, जब भी तुम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर देते हो, दिस रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इससे क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर तुम्हारा कम हो जाता है। अब तुम यहाँ पे लिख सकते हो, it needs high temperature to become equal with atmospheric pressure. This result in elevation ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और इससे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है। अगर आपने कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा है प्योर सॉल्वेंट में, तो उस वजह से तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बेटा जब तुम लोग इसके टर्म्स में बात करते हो ना, तो हियर वी हैव टू सी मैनी थिंग्स सच एज, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको इंडिकेट किया जाता है डेल्टा। हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, अगर पहले मेरा 100 पे बॉईल हो रहा था
अब मेरा 102 पे बॉईल हो रहा है, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ है, मतलब तुम्हारा 2 डिग्री एलिवेट हुआ है. दैट्स वाई डेल्टा इज ऑलवेज यूज टू फाइंड आउट द डिफरेंस. डेल्टा TB boiling point is always indicated by delta TB where T is a temperature and B जो तुम्हारा boiling point होता है, मतलब कितना टेम्परेचर राइज हुआ पहले के कंपैरिजन में. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर इसको पहले इनिशियली अगर इसको बॉईल होने के लिए जो टेम्परेचर लग रहा था वो 100 डिग्री सेल्सियस था, और इस 100 डिग्री सेल्सियस को मैं इंडिकेट कर देती हूँ T0B से. बेटा T0 का नॉट इज ऑलवेज यूज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन, प्योर के लिए यूज़ करेंगे एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग इट एज अ नॉट. और यहाँ पे इसको बॉईल होने के लिए जो टेम्परेचर लग रहा है उसको हम सिंपली लिख देते हैं TB. T0B इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. T0B is a boiling point of pure solvent and TB is a boiling point of solution, और वो भी कैसा solution है जिसके अंदर non volatile सल्यूट है, जिसके अंदर बेटा नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है. अब अगर तुम्हें डेल्टा TB निकालना है, मतलब कितना टेम्परेचर तुम्हारा राइज हुआ है, तो हम कभी भी क्या करते हैं, ज़्यादा वाले में से माइनस कर देते हैं किसको, कम वाले को. तो मेरा यहाँ पे जो ज़्यादा है इज इक्वल टू, सबसे पहले आ जाएगा TB मतलब सॉल्यूशन में से मैं माइनस कर दूंगी किसको, T0B को, और यही तुम्हें दे देता है रिलेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अगर मैंने 102 में से 100 माइनस किया तो मुझे मिला 0.02. तो ये जो 0.2 है वो इंडिकेट कर रहा है मेरा डेल्टा TB, मतलब ये बता रहा है कि जब तुमने सल्यूट को ऐड किया जब तुमने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को ऐड किया प्योर सॉल्वेंट में, तो तुम्हारा टेम्परेचर राइज हुआ है बेटा किससे, बाय 2 डिग्री सेल्सियस. योर टेम्परेचर हैज़ रोज बाय 2 डिग्री सेल्सियस. नाउ टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर एप्रोप्रिएट मैनर, हम एक ग्राफ लेने वाले हैं, बट मीनवाइल स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो यू कैन. ओके बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम अपने इस को पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए वी आर गोइंग टू टेक अ हेल्प ऑफ अ ग्राफ. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हो सकता है. ओके, तो हमारे पास हमने ग्राफ के एक्सेस ले लिए हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जो मेरा एक्स एक्सिस है वहाँ पे मैं टेम्परेचर ले रही हूँ. ऑन एक्स एक्सिस आई एम गोइंग टू प्लॉट माई टेम्परेचर. जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, एज आई एम गोइंग अहेड मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ऑन दी अदर हैंड साइड मेरा जो वाई एक्सिस है वहाँ पे मैंने लिया है वेपर प्रेशर. वाई एक्सिस पे हमारे पास वेपर प्रेशर है. जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मेरे वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है. मैं ये मान के चलती हूँ मैंने प्योर सॉल्वेंट वाटर लिया है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है. मतलब ये ऐसा प्रेशर है 760 mm जहाँ पे तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन हो जाएगा. मतलब तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ लिक्विड. अब मैंने क्या किया है, मैंने एक सॉल्वेंट लिया, मैं सॉल्वेंट को हीट कर रही हूँ. ओके, मैं सॉल्वेंट को धीरे धीरे हीट कर रही हूँ एंड आई एम कंटिन्यूसली हीटिंग इट. मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ओके, इस पॉइंट पे पहुँचते ही, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस का था. दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे मेरा प्योर सॉल्वेंट क्या हो गया, बॉईल हो गया. मेरा प्योर सॉल्वेंट जो है बेटा वो बॉईल हो गया, राइट. क्योंकि इसके अंदर से वेपर्स ज़्यादा निकल रहे थे, ये 100 डिग्री पे ही उस जो तुम्हारे पास लाइन थी उस लाइन को वो पहुंच गया उस लाइन पे. आगे जाके मैंने एक सोल्यूशन को बॉईल करना स्टार्ट किया, तो सोल्यूशन अब कम वेपर्स बना रहा है एज़ कम्पेयर टू योर प्योर सॉल्वेंट. तो इसको मुझे हीट कर रही हूँ धीरे धीरे वेपर्स प्रेशर बढ़ रहा है एंड इट इज़ टेकिंग हायर
टेम्परेचर, पहले जहाँ पे वो 100 पे बॉईल हो रहा था ना, इस लिमिट को पहुँचने के लिए पहले मैं 100 डिग्री तक हीट कर रही थी, दोनों का प्रेशर बराबर हो रहा था, लेकिन अब मुझे इसको हीट करना पड़ रहा है टिल 102 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने पहले के कंपैरिजन में अब इसको ज़्यादा टाइम के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हीट किया। तो यहाँ पे ये मेरा डेल टी नॉट बी था और ये मेरा टी नॉट था, और इस तरह से मुझे डेल्टा टी बी मिल गया। डेल्टा टी बी ये डिफरेंस है, डेल्टा टी बी इज अ राइज इन अ टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर तुम्हारा राइज होता है जब तुम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, और उससे तुम्हारी कितनी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होती है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। बेटा ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये प्योर सॉल्वेंट का था, और ये वाला लाइन किसके लिए है? सॉल्यूशंस के लिए है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। बोला गया है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन तक फाइंड आउट करना है, तो यू कैन स्टॉप हियर ओनली स्टूडेंट एज वेल। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू राइट डाउन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमारा जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। तो बेटा तुमको याद होगा एक इक्वेशन विच वी हैव रिटन फॉर लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर, कि डेल्टा पी जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? पी माइनस पी नॉट माइनस पी करते हैं, मतलब हमने सॉल्वेंट में से क्या माइनस किया था? सॉल्यूट को माइनस किया था। अब आगे जाके तुमने यहीं से राउल्ट लॉ मिला था, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ 1 इंटू x2। यहाँ पे बेटा जो तुम्हारा x2 था, इट वाज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सॉल्यूट। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या बोलता है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तुमको एक पॉइंट बोलता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to molality of its solution। ये अपने solution की molality से क्या होता है बेटा? directly proportional होता है। That means delta TB is going to be, or delta TB is directly proportional to molality। अब यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन प्रोपोर्शनैलिटी आई कैन राइट डाउन डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी, और यहाँ पे आ गया मेरा एम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस स्टूडेंट कि यहाँ पे जो के बी है वो क्या है? तो के बी जो है सबसे पहले इट इज बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट constant, you can also call it as a elevation constant, or you can also call it as a equiliboscopic constant। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया कि क्या हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ तक भी पार्ट कंप्लीट कर लिया, एंड दिस इज टेलिंग यू डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी और मोलालिटी, और फिर तुमने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है एस के बी एल। अब आगे जाके बेटा हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। हम मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड आउट करेंगे बेटा किससे? बॉइलिंग पॉइंट से। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन था, दैट इक्वेशन वाज डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी, और उसके साथ साथ में हमने क्या लिख दिया था बेटा? m लिख दिया था। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट m, यहाँ पे जो मेरा m है, m इज नथिंग बट m इज मोलालिटी। m क्या है बेटा? m इज अ मोलालिटी। तो बच्चा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप यू रिमेम्बर, मोलालिटी इज अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलालिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अपॉन में क्या करते हो बच्चा? मोलालिटी को लिखते वक्त आप अपॉन में डालते हो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब अगर मुझे मेरे इस
m की वैल्यू निकालनी है, देन आई शुड नो कि व्हाट इज अ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड व्हाट इज अ सॉल्वेंट इन केजी। ओके बेटा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वी आर गोइंग टू सी कि हम कैसे ये वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर दैट सबसे पहले हमने ये बोला है सल्यूट जो होता है ये तुम्हारा सेकेंड वाला पार्ट होता है, सल्यूट इज अ सेकेंड वन। तो जब तुम मोल्स ऑफ अ सल्यूट के बारे में बात करोगे, मोल्स ऑफ सल्यूट, ओके, तो या नंबर ऑफ मोल्स ले लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। तो मैं मास के लिए ले रही हूँ W2, वेट के टर्म्स में है मास इसलिए, और मैं मोलार मास के लिए ले रही हूँ बेटा M2। तो मेरा जो मोल्स ऑफ सल्यूट है वो मुझे मिल गया यहाँ पे W2 अपॉन M2। ये मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है एंड दैट टू इन केजी। मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है किसके टर्म्स में बच्चा? केजी के टर्म्स में। तो आई कैन राइट डाउन मास ऑफ सॉल्वेंट को एज W1। ये मेरा क्या हो गया? W1। फिलहाल मेरे पास ये ग्राम्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल राइट डाउन W2 इन ग्राम्स एंड वी विल डिवाइड इट बाय 1000। और हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? हम लोग इससे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, बिकॉज 1000 ग्राम इज प्रेजेंट इन पर केजी, क्योंकि हर एक केजी में कितना ग्राम प्रेजेंट होता है? 1000 ग्राम। इस तरह से तुम्हारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। तुम्हारे पास मास ऑफ सल्यूट की भी वैल्यू आ गई और नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट की भी आ गई, और मास मोल्स ऑफ सल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की वैल्यू आ गई। अब आगे जाके आप अपने इस इक्वेशन में ये वाला जो इक्वेशन है लिखने वाले हो, m इज इक्वल टू, मुझे m की वैल्यू कुछ इस तरह से मिल जाएगी, W2 M2 W2 M2, और यहाँ पे मेरे पास आ गया W1 बिकॉज ये मेरा सॉल्वेंट था, W1 और इसके अपॉन में था 1000 ग्राम पर केजी। राइट स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिया, और यहाँ पे मेरा वेट किस में था? ग्राम्स में था। अब आगे जाके बेटा मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, W2 अपॉन M2। ये W1 यहीं पे रहेगा, और जो 1000 यहाँ पे था वो 1000 कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मुझे मेरे M की फाइनल वैल्यू मिल गई। आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ M। अब नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं डेल्टा TB की वैल्यू निकाल रही थी, इट वॉज नथिंग बट KB विच इज एज इट इज KB विच इज माई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर उसके बाद ये मेरा जो W2 का वैल्यू था W2 इंटू 1000, और यहाँ पे आ गया M2 इंटू W1। ये मेरे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन आ गई है बच्चा किसकी? तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है डेल्टा TB की, मतलब लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर की। तो इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। समटाइम ही टेल्स यू टू फाइंड आउट डेल्टा TB की वैल्यू, और KB दिया रहेगा तुमको, या फिर वो उसका उल्टा पूछ सकता है आपसे KB की वैल्यू बाय प्रोवाइडिंग डेल्टा TB की वैल्यू, और यहाँ पे आपको कुछ की वैल्यूज दी जाती है। बेटा इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ अ चैप्टर। अभी तुमने क्या देखा? सबसे पहले डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। फिर हमने मोलालिटी का जो फॉर्मूला देखा, तो मोलालिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस हमने अपने मोल्स ऑफ सल्यूट की वैल्यू और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। हमने जैसे ही ये वैल्यूज को फाइंड आउट किया, हमने अपने इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, और मुझे मेरे डेल्टा TB की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही तुमसे डेल्टा DB के साथ साथ डेल्टा KB और KB की भी वैल्यू पूछ सकता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट की भी वैल्यू पूछ सकता है, दैट डिपेंड्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, वो कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत क्लियरली आपको समझना है कि अगर मैंने किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के अंदर प्योर सॉल्वेंट को ऐड किया है, तो क्या होगा बेटा, मेरा जो
अब मैंने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया तो वेपर्स जो पहले कम टेम्परेचर पे बन जाते थे अब उनको उतना ही वेपर बनने के लिए मुझे और टेम्परेचर देना पड़ेगा और इसी की वजह से बच्चा मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, एलिवेट हो रहा है और इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये जो पॉइंट है वो क्लियर है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, विच इज वेरी सिमिलर वॉट एवर यू हैव सीन इन दी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो आपका थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब क्या होना, कम हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वहां पे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उसके बाद आपका लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे स्टूडेंट, आउट ऑफ विच वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इन आवर नेक्स्ट lecture we are going to talk about depression in freezing point. Thank you student, that's all for today and keep watching my lectures.